आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, इतने देर तक इंतज़ार किया। इंतज़ार का फल आपको मिलेगा, मैं बताता हूँ। रूल सबको पता है, 4 मिनट्स मिलेगा, वो टाइमर है। लास्ट के 30 सेकेंड्स में आपको फ्लैश लाइट दिखेगा, रेड लाइट। बट दोस्तों, इतना देर आपने वेट किया, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी, इसके वजह से आपको 1 मिनट से ज़्यादा मिलेगा हैबिटेट की तरफ से। तो क्लैप फॉर हैबिटेट। एक और दोस्तों कि आज का जो स्ट्रीम नेट का इशू है हैबिटेट में, तो स्ट्रीम नहीं हो रहा है। आपको विद इन 2 वीक्स आपको डीएम पे मिल जाएगा वीडियोस और लिंक्स, फोटोज़। तो बार बार डीएम मत करिएगा, किसी को परेशान मत करिएगा, मैं रहूँ या कोई और होस्ट हो, तो समय पे सब आपको मिल जाएगा। रूल सबको पता है सब। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। इधर ऑडियंस कौन है? थैंक यू भाई, इन दोनों के लिए ताली बजाइए। देखियो, विदाउट ऑडियंस हम लोग कुछ नहीं है। नेट पर डालो अच्छी बात है, लेकिन ऑडियंस भी होना चाहिए सुनने के लिए। तो आप लोग खाली इन दोनों की तरफ देख के परफॉर्म करिएगा। परफॉर्मर्स, बाकी जो परफॉर्मर्स है वो लोग अपने ही धुन में हैं, अपना ही मेमोराइज कर रहे हैं, तो उन लोग की तरफ देखना ही नहीं कि ये लोग का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ये लोग का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, नहीं, इन 2 ऑडियंस को देखना बस, और ऐसे ही परफॉर्म करते रहना। मैं एक कविता कह के मैं बुलाना चाहूँगा। नाम ठीक है, एक बहुत पुरानी कविता है कि हर रोज़ यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे, वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। कि हर रोज़ यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे, वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। उसी सफ़र में अगर कुछ हो हमें, तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफ़र, और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं ज़िंदगी भर। देखो दोस्तों, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स किसी न किसी तरीके से ना, हर शहर में, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मुंबई शहर बहुत मददगार है, नहीं, सारे शहर में कोई ना कोई, क्योंकि आप अनजान बनकर किसी शहर में जाते हो, तो कोई ना कोई हर शहर में आपको मदद करेगा ही करेगा। बात ये आती है कि आप किस तरह से पूछते हो। अगर अच्छी तरह से पूछोगे तो मदद मिलता ही मिलता है। तो इसी नोट पे हम बुलाना चाहेंगे विशाल भाई को। ज़ोरदार तालियों से विशाल को बुलाइए। जब तक वो स्टेज पे ना पहुंचे बजाते रहिए। विशाल। ओके, क्या बात है, ये पास करूँगा वहाँ पर। हेलो ऑल, माय नेम इज़ विशाल, ठीक है। सो मुझे लगा नहीं था मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन आ गया, ठीक, कोई बात नहीं, भगवान की करनी। मैं पुणे से ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है, और हर बार आता हूँ हैबिटेट में, कॉज आई लव यू नहीं, आई लव एच। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था एंड कुछ अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। मैंने लिखा ऐसे उसके लिए कि मैं जब इस ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, मैं जब इस ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, तब मुझे कई नए चेहरे दिखते हैं। चेहरे जो नए नए नकाब पहने हुए हैं। कोई अपने सपनों की तरफ जा रहा होता है, तो कोई अपनों की तरफ, कोई सहारा ढूंढने तो कोई सहारा बनने, कोई इश्क में तो कोई मोहब्बत से दूर, कोई मजबूरी में तो कोई जानबूझकर, कोई हारने तो कोई जीतने, कोई खुलकर रोता है तो कोई खुल के हंसता है, कोई अंदर से रोता है तो कोई ऊपर से हंसता है। ये नए नए नकाब पहने हुए दुनिया में रहने वाले नए नए लोग, एक जैसे दिखने वाले लोग। मैं भी एक नकाब पहने इन्हीं की तरह कुछ ख्वाब संजोता हूँ, मैं जब इस ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ। अब पता नहीं यार, मतलब ऐसे ही शौक़ है मुझे, मतलब आई लव टू राइट। मैं बहुत ज़्यादा लिखता रहता हूँ और परफॉर्म भी करता हूँ, ठीक है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं परफॉर्म करता हूँ, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किया भी है, बट इंस्टा पर यही दिखेगा, कॉज पता ही है, आई लव इट, ठीक है। ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है, जो आज तक किसी ने लिखा ही ना हो, ठीक है। मगर ऐसा क्या लिख सकता हूँ मैं जो आज तक किसी ने लिखा ना हो, ना तुमने या इस दुनिया में बैठे किसी ने भी नहीं, ठीक है। मतलब फूल, बहार, पर्वत, मतलब सभी पर इश्क, नज़र, प्यार, सभी पर तो लिखा ही है, ठीक है। नज़र पर भी लिखा है। नज़र पर भी मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था कि
नज़र की नज़र ने नज़र की नज़र को नज़र की नज़र से कुछ इस कदर निहारा कि नज़र की नज़र को नज़र के नज़र की नज़र लग गई। ठीक है, तो ऐसा ही करते करते कि नज़र पे तो लिखा ही है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिस पर कुछ लिखा ही नहीं गया है आज तक, उस पर मुझे लिखना है। तो फिर मैं गया सोचते सोचते अपने भाई के पास, वो भी लिखता है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसा कुछ है क्या जिस पर कुछ लिखा जा सकता है? तो उसने बोला कि पागल है क्या, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो ही क्या सकता है, मतलब सभी तो लिख कर हो ही गया है, ऐसा है क्या जिस पर कुछ लिख सकते हैं, कुछ तो होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा। फिर बाद में मुझे मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि अरे हाँ, एक है जिस पर मैं लिख सकता हूँ, वो मैं खुद। ठीक है, जिस पर आज तक ना किसी ने कुछ लिखा है, वो ऊपर वाला छोड़कर। ठीक है, तो मैं तो उस पर कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके लिए जस्ट अ सेकेंड। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि यार मतलब मेरा नाम विशाल है, उम्र 23 साल है, और मैं क्या ही लिख सकता हूँ, इसके आगे क्या ही जा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद पर कुछ लिखने के लिए खुद को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी के ऊपर भी आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो फिर मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, खुद के ऊपर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है कि मैं ज़रूर अपने आप को ढूंढ के अपने आप पर कुछ लिखूंगा। ठीक है, ये दुनिया पहचाने या ना पहचाने, जब मैं खुद को पहचानूंगा। थैंक यू। और कुछ करोगे? ठीक है। एक मिनट में और कुछ क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, एक शायरी है कि रात लंबी है ख्याल तेरे गहरे, बात अधूरी है जज्बात मेरे ठहरे, दूर होके भी दिल के पास हो तुम, दूर होके भी दिल के पास हो तुम, इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छिपा रहा हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ओके, और कुछ? ठीक है ना यार, वाइंड अप कर दो, अगली बार कुछ और सुना। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखो, पहले ही कहा था, ऐसा तो नहीं है कि इनके परफॉर्मेंस के बाद मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट स्टार्टिंग से। अब भी से आप लोग प्रिपेयर रहिए कि आपके पास 1 मिनट ज़्यादा है तो कुछ नए पीस आप ट्राई। ओपन माइक्स देखो, ये होता है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत आना। ये मत सोचना कि कोई हैबिटेट का टीम बेटर रहेगा तो इम्प्रेस करना, नहीं। उनको भी पता है कि भाई ओपन माइक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया नया मटेरियल टेस्ट करना, और धीरे धीरे वो मटेरियल बनता है, तो वो करना। ये नहीं कि लेकिन 4 मिनट में से ना 1 मिनट अपना बेस्ट वाला भी करना, जो एकदम बढ़िया पोइट्री है ना वो भी करना, और 3 नए मटेरियल्स करना 1-1 मिनट के या जो भी 30 सेकंड से। तो बहुत अच्छा किया विशाल भाई ने, ज़ोरदार ताली वापस। देखो एक बात कहता हूँ दोस्तों, इतने दूर से ट्रैवल करके आना, अराउंड 3.5 घंटा ट्रैवल लगता है ट्रेन से। मैं भी जाता हूँ दोस्तों पुणे शोज़ या ओपन माइक्स के लिए भी। मेरे को जितना पता है ना, 2.5-3 साल से मैं हूँ इस सीन में, तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है ट्रैवल। आप मानोगे नहीं, दिल्ली गया हूँ मैं सिर्फ परफॉर्म करने के लिए, वो लोग ने पे भी नहीं किया, बिकॉज द प्लेटफॉर्म वॉज वेरी बिग, दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल। तो मेरा बहुत मन था कि वो पोइट्री फेस्टिवल में परफॉर्म करना, और मैंने गया। मैं यहाँ से लीव लिया, 12 घंटा या 13 घंटा जो भी सफ़र था, फटफट गया, दिल्ली पहुँचा, परफॉर्म किया, रुका भी नहीं। मेरे रिलेटिव्स रहते बट ऑफिस वाले लीव नहीं दे रहे थे, तो मैं 3 दिन का या 4 दिन का लीव लेके परफॉर्म किया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया शाम को, रात में ट्रेन पकड़ के आ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो करते रहिए दोस्तों। और एक और बात इन्होंने बोला कि इधर ही परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर ही। देखो पुणे में भी बहुत जगह ओपन माइक्स होते हैं, मुंबई में भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सभी जगह करना चाहिए परफॉर्म, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेज टाइम मिलता है, 5 मिनट 7 मिनट, तो वो मैटर करता है। और सब जगह अलग अलग लोग होते हैं, ऑडियंस होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करना, उनके सामने जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको समझेगा कि किस तरह से आपने लिखा है और कहाँ पर आपको एडिट करना है। तो हर ओपन माइक में परफॉर्म करते रहिए। ऐसा तो नहीं है कि हैबिटेट में आपको हर हफ्ते मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो। यस आप सालों भर करोगे तब कब मिलता है वो भगवान के हाथ में है। तो करते रहो यस कमेंट, और धीरे धीरे आपको सब हर जगह मौका मिलेगा।
बट यही है कि शर्माना मत किसी से कुछ भी मौका मांगने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ, मैं आज तक शर्माया नहीं हूँ। मैं एकदम छोटा बन के सबसे अपॉर्चुनिटी मांगा हूँ। किसी ने हाँ बोला है, किसी ने ना बोला है, बट अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग ना अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, क्लैप नहीं कर रहे थे, ताली। देखो आप दोनों पे प्रेशर है, ऑडियंस आपको वाह वाह करना है, ताली। ये देखो एक ख्याल पढ़ता हूँ तो उस बीच में जहाँ लगे वाह करना तो वाह करना, कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए। आय हाय ये वाह से ऊपर है, ठीक है, वाह इज़ नॉर्मल, आय हाय मतलब उनको पूरा अंदर घुस गया वो वर्ड, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए। कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए। मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, कि मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए। लड़के ऐसे ही होते दोस्तों। देखो मेरा ब्रेकअप हुआ था 3-4 महीने पहले, फ्रेंड जोन हुआ, सॉरी रिलेशन था ही नहीं, वो बंदी ने फ्रेंड जोन कर दिया। हम लड़के ऐसे होते हैं ना, जब भी मोहब्बत करते तो हम इजहार नहीं कर पाते। लड़कियां भी, वो सोचती है लड़का करे, हम सोचते हैं लड़की करे, इसी में रह जाता है। लेकिन हम लड़के ऐसे होते हैं ना, अपना फर्स्ट एक तरफ से लव हो ही जाता है और अपन ढिंडोरा पिट देंगे, छोटे अपनी बंदी है, नज़र मत डालना। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप ढिंडोरा पिटोगे नज़र लग जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है। मत किया करो, मत बताया करो, किसी को मत बताया करो, अपने करीबी लोगों को भी मत बताया करो। मैंने बताया था करीबी लोगों को, अनजान लोग को नहीं बताया था, बट तो भी नज़र लग गया, जा चुकी है वो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसी नोट पे हम बुलाएंगे सचिन यादव को, जोरदार तालियों से सचिन यादव। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम सचिन है, मैं यूपी के एक छोटे से ज़िले फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये कानपुर के पास में पड़ता है। तो शुरुआत करता हूँ, अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं मैंने। निगाहें हैं तेरी कातिल, दिल को बेरहमी से मारा है, मेरा खुद पे ही बस चला नहीं, जब से देखी तेरी काया है। मैंने मंदिर में नहीं मांगा तुझको, सिर्फ ख्वाबों में ही मांग पाया, और तू चली गई मेरी ज़िंदगी से, लेकिन इस दिल के मकाम पे अभी भी तेरा साया है। तू मेरी हो नहीं सकती ये सोचकर मैंने तुझको गवाया है, और हिज्र का दुख मत पूछ मुझसे, मैंने हर एक आंसू तेरी याद में बहाया है, मैंने हर एक आंसू तेरी याद में बहाया है। तो एक स्टीरियोटाइप है यूपी को लेके कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरी कविता बताएगी आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। थोड़ा गर्म मिजाज लड़कों का खेती बाड़ी से नाता है, पीठ पीछे बुराई और मुंह पे तारीफ, ये हुनर हमको नहीं आता है। सुरक्षित नहीं है ये प्रदेश, ये हर किसी का दावा है, गलती इसमें हमारी नहीं सरकारों की है, जिसने इसे भ्रष्टाचारी और घूसखोरी से खोखला कर डाला है। केंद्र नहीं है व्यवसाय का जो 20 करोड़ से अधिक आबादी को रोजगार दे सकता है, और प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं, प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं। अब सरकारी नौकरी के परिणाम उठा के देख लीजिए, कोई और राज्य हमको टक्कर दे नहीं पाता है। अपना घर चलाने को और थोड़े पैसे कमाने को, अपना घर चलाने को और थोड़े पैसे कमाने को हमें पलायन करना पड़ता है। बाकी राज्यों के लोग नहीं पसंद करते हमको, बाकी राज्यों के लोग नहीं पसंद करते हमको। अब उन्हें कौन एहसास कराए कि छोटे मोटे रोज़गार पाने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। मैं बड़े और विकसित शहरों की ओर इशारा करके कहता हूँ, मैं बड़े और विकसित शहरों की ओर इशारा करके कहता हूँ, ये ऊंची इमारतों में रहने वालों, ये बड़े महंगे होटलों में खाना खाने वालों और लंबी कारों में घूमने वालों, ये हमारा ही योगदान है जो आपका जीवन इतना सरल होता जाता है। तो मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हमेशा जहाँ भी ओपन माइक करता हूँ, एक या दो पंक्तियाँ उन पर हमेशा सुनाता हूँ। तो देख लिया सब चेहरों को, अब नहीं देखना औरों को, देख लिया सब चेहरों को, अब नहीं देखना औरों को, यारी में जान लुटा कर देखी, मोहब्बत में रातें गुजार के देखी। भला किया सबका जो मिलते गए मोड़ पर, नतीजा देखा मैंने सारे पुराने रिश्ते जोड़कर। ना जाने सफ़र में कितने परवाने आए थे, कोई नहीं था सगा सब आजमाने आए थे। और लहरों से टकराकर कश्ती फिर भी चलती रही मेरी, लहरों से टकराकर कश्ती फिर भी चलती रही मेरी, क्योंकि जब संकट के बादल छाए थे मेरे महादेव बचाने आए थे, क्योंकि जब संकट के बादल छाए थे मेरे महादेव बचाने आए थे। टाइम है अभी तो एक और सुनाता हूँ मैं आपको। आप में से कॉर्पोरेट में कितने लोग जॉब करते हैं?
आप रिलेट कर पाएंगे मेरी कविता, और अगर आप ना कर पाएँ तो समझिएगा कि आपका CTC बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक गुमनाम कैद है शीशों की, जहाँ सपने जलाए जाते हैं, चंद पैसों में लोगों से बेहिसाब काम कराए जाते हैं, मीठी मीठी बातें करके ये तुमसे काम निकलवाते हैं, और टारगेट पूरा ना होने पर ये गाली भी तुम्हें ही सुनाते हैं। एक पद की भर्ती में लाखों आवेदन आते हैं, एक पद की भर्ती में लाखों आवेदन आते हैं, और इस प्रक्रिया में निष्पक्षता से काम नहीं लिए जाते हैं। कितने घंटे काम करें इस पर द्वंद चलता है, कितने घंटे काम करें इस पर द्वंद चलता है, ये इंसान है कोई मशीन नहीं, कोई नहीं समझता है। मंत्र सफलता का भी है यहाँ तरक्की पाने का, मंत्र सफलता का भी है यहाँ तरक्की पाने का, चापलूसी और चाटुकारिता में हुनर के माहिर आगे बढ़ते जाते हैं। एक मेल आता है बर्खास्तगी का, एक मेल आता है बर्खास्तगी का, और नौकरी से निकालने का कारण कोई नहीं बताता है। मैं थोड़ा जोर डालता हूँ अपनी बातों पर और एहसास कराता हूँ उन सेठों को कि एक हद तक ही काम कराओ तभी कामकाज सुहाना लगता है, वरना ये कहना गलत नहीं, ये कॉर्पोरेट दफ्तर हैवानियत का मेला लगता है। एक छोटी सी 2-3 पंक्तियाँ और हैं। जैसे कभी भी आप किसी से प्यार करते हैं तो वो अलग होता है किरदार, तो आपको मालूम होता है कि आप पे क्या बीती है, रात में नहीं सो पा रहे, उसी ख्याल आ रहे हैं, पर उस अगले शख्स को नहीं पता कि क्या गुजर रही है आप पे। तब लिखा था मैंने कि कभी आओ मेरे पास, तुम्हें एक दास्तां सुनाऊंगा, कैसे गुजारी है ज़िंदगी तुम्हारे बिना, ये तुमको एहसास कराऊंगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा जब मुँह फेर लिया तुमने, मेरी रूह काँप गई ऐसा हश्र किया तुमने। मुकम्मल हो ना पाए वादे जो मैंने ठान रखे थे, एक तुम ही थी मोहतरमा जिसके हाथों पे मैंने अपने हाथ रखे थे। और गिला शिकवा करता भी तो किससे करता बता, और गिला शिकवा करता भी तो किससे करता बता, जिसने मिलवाया तुझको मुझसे मैंने उससे भी संबंध काट रखे थे। अब तो आलम ऐसा है कि मैं किसी पे एतबार नहीं करता, अब तो आलम ऐसा है कि मैं किसी पे एतबार नहीं करता, सुकून में है ज़िंदगी और वो दर्द भरा मंजर वापस ना आए, इसीलिए मैं अब किसी से प्यार नहीं करता, इसीलिए अब किसी से प्यार नहीं करता। धन्यवाद। फिर से जोरदार तालियां सचिन यादव। क्या क्लैप रुका है भाई, 2 क्लैप में ही रुक गया है, तो बजाते रहो भाई। मतलब मैं ऐसा क्या हो तुम रुक गया। देखो कोई तो डॉक्टर बोला था क्लैप बजाने से सर्कुलेशन कुछ तो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो करो ना फिर, तुम्हारे लिए अच्छा है भाई। देखो बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मैं भी दफ्तर में हूँ पिछले 5 सालों से, परेशान हूँ। हंस लो भाई हंस लो, जो हंस रहे वो बेरोजगारी है। एक बेरोजगारी किसी एम्प्लॉयड पर्सन पे हंसता है, बट ठीक है कोई नहीं। क्या बोल रहे हो? नहीं, हंस सकते हो आप, हंस सकते हो। तो देखो मैं भी 5 साल से हूँ ना, बहुत मज़ा नहीं आता है कॉर्पोरेट में, मज़ा आता है सही स्टेज पे ओपन माइक्स में लोगों से मिलकर। इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना मैनेजर्स लोग। एक दिन तो मैंने ऐसा उल्टा बोल दिया, ऐसा गुस्से में, तो बोलता है दीपक दिस इज़ द वे टू टॉक। मैंने बोला हाँ यही तरीका, तुमसे बात करने के लिए यही तरीका। बोलता है नहीं दीपक इम्प्रूव योर बिहेवियर, इम्प्रूव योर लैंग्वेज टू टॉक। मैं बोला सर आप मेरा इंक्रीमेंट कराओ। बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों इसी दफ्तर पे ना मैंने 2 लाइन लिखा था ख्याल, कि क्या मैंने गलत किया सच कहकर। ख्याल यूँ है कि क्या मैंने गलत किया सच कहकर, और क्या वो सही है जिन्होंने झूठ कहा हंसकर। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं ना बहुत सारे मैटर में फंस जाता हूँ ऑफिस में। किसी का कुछ होएगा मेरे को बीच में ढकेल देंगे, ये दीपक ने किया, दीपक ने मेल भेजा था, दीपक सीसी में मार के, दीपक शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई। अरे भाई क्या ही बोले, छोड़ो दोस्तों। इसी नोट पे हम बुलाएंगे जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रतीक। बजाते रहिए बजाते रहिए। Okay. Good afternoon. So, you know how we have always romanticized the idea of arrivals and departures at the airport, right? We have seen it in the movies. Poets have been writing about it. The rush of reunions and the ache of goodbyes, right?
But what has really been poeticized is another kind of arrival and departure, a quieter one, the one that happens in hospitals, where arrivals are not scheduled and departures aren't announced, they're negotiated instead. That is the world that I'm going to take you to. Yeah? So, my name is Prateek, and the title of the poem is Art of Negotiation. 15 minutes of distance to the hospital, but it's a world apart. On way there, she's unstoppable, laughs, complains. On way back, she's silent, fatigued, eyes fixed on home. One body, one road, one fate. Two journeys, two souls, destined to negotiate. At the entrance of the hospital presides Ganesha, serene, calm. She bows at him every time we pass, half prayer, half habit. Up the elevator to the third floor, where dialysis ward smells like saline and survival. By now her body knows the path, but her soul negotiates for the aftermath. 3 times a week, her world strings to the sounds of machines. They go beep, 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 as if that bloody machine has been trying to mimic her heartbeat. Her spine's tired, but strength, well, strength has its own posture, right? For 4 hours, blood leaves her body, wends through those tubes, and returns home purified. The device never quits, nor does she. One mimics life, other negotiates to be. Has been 7 bloody years now. Ma walks in, not with answers, just courage. Around her, every other bed holds a story, similar but different sorrows. A premature one of a 10-year-old who's barely tall enough to fit the bed. An exhausted one to the right of an elderly father whose pride won't let him surrender. Or a burdened one of a beautiful young woman in her prime, still coming to terms with new way of life. Dialysis patients are like those toys who move as long as you key them. Toys not made of wood, meant to obey, but negotiate to bleed. Across the ward is the last negotiation chamber, the ICU. Where death haunts inside, life simultaneously also breaks down in the corridor. A bride, all dressed up for new beginnings, her vows on hold, her fiancé and forever both on ventilator. A teenager turned adult overnight, his friend crashed into silence, his childhood too. A rational couple wishing euthanasia for their mother because superstitions have failed their prayers and science has tested their patience enough. Or a helpless father who's continuously on the phone trying to liquidate tomorrow's so that he can afford today. Patients, I've noticed, more often than not are brave. It's their loved ones who audition for faith and negotiate. Imagine walking into a hospital almost every alternate day for 2/3 of a decade. You grow fluent in tragedy and suffering becomes a wallpaper. But then one day it hits you and you start questioning the very existence of God. Because of course he's overbooked, from parking spots to beds to bodies. He's running out of space, of reasons, of mercy. Or maybe he's just overwhelmed like the rest of us. And who am I to judge? I'm just a son after all, witness to the extraordinary ordinary, full of desperation
still learning that my faith in itself is nothing but negotiation. Thank you. जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, जो जो हिंदी में लिखते हैं ट्राई करो इंग्लिश में लिखने का, ठीक है? ठीक है, अमित जोशी है यहाँ पर? ओके, अमित जोशी भाई है, ठीक है। नेक्स्ट यही है। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों। एक किस्सा हुआ था, एक किस्सा है स्कूल दिनों का, कि मैं जिससे मोहब्बत करता था मुस्लिम थी, ठीक है? नो हेट टू रिलीजन्स। मेरे बहुत, क्या हो गया भाई आवाज़? तुम्हारी भी एक्स गर्लफ्रेंड मुस्लिम थी क्या? अच्छा ठीक है ना भाई, हम लोग ऐसा प्यार हो जाता है बस लड़की से। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, फिर बता रहा हूँ किस। अरे सुनो तो भाई, सुनो, देखो ठीक है, मेरे को पसंद आई वो लड़की, ठीक है? बीच में एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी निशा, वो मैसेज पास ऑन करती थी कि मैंने जो बोला वो, फिर उसने जो बोला वो। और मेरे को ना, मैंने सोच कर रखा था कि 15 अगस्त को प्रपोज करूँगा, और मैंने किया दोस्तों 15 को। हाँ, तो मैं सोचा था कि प्यार में मैंने सोचा था प्यार में आज़ादी मिल जाएगी। तो मैंने उन्हें लास्ट बेंच पे बुलाया, सब लोग जा रहे। मेरे दोस्त लोग खिड़की से चिल्ला रहे, अरे भाई चल लाइन लगाना है, अभी परेड का टाइम होगा, चल। मैं अपना बिजी हूँ, शूज़ में चौक से साफ़ कर रहा हूँ, पीटी शूज़ में, और बहाना बना रहा हूँ कि आता हूँ चल। तो वो बैठी, और दोस्तों आपको पता, मेरे ख्याल से मैंने तो ऐसा किया है, मैंने इस तरह से प्रपोज किया है। मैंने उन्हें बोला कि मुझे कुछ कहना है, तो मैंने डायरेक्ट बोला 1 4 3। ऐसा किसी ने बोला? ठीक है यार, मेरे टाइम पे ठीक है, मैंने ऐसे बोला 1 4 3, तो उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है? तो मैंने पूछा कि रिप्लाई दो। तो उन्होंने बोला मैं बोलती हूँ, नेक्स्ट डे बोलती हूँ। तो मेरे को निशा ने बोला कि हाँ, उसने भी तेरे को जवाब दिया, आई लव यू टू, जो भी। मैं खुश हो गया दोस्तों, फुल मज़ा आ गया। एवरी डे हम लोग रिसेस में मिल रहे हैं, कॉरिडोर में हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। और सुबह ना वो जल्दी आ जाती थी, फिर कोई नहीं आता था, हम लोग बातचीत करते थे। कट टू 2 साल के बाद 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, ठीक है? फेयरवेल के थोड़ी देर पहले सबके पास फ़ोन आ गया था 9th के एंड में। मेरे को पता नहीं चला कि कब से उसका बात चालू हो गया भाई, उसका एक लड़के से बात होना चालू हो गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड है सोहेल, ठीक है? अभी भी बेस्ट फ्रेंड है वो। सोहेल से उसका बात चालू हो गया, वो दोनों फेसबुक पे बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मैंने सोहेल को बोला, मैंने एक ही चीज़ बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने उसको यही बोला, सोहेल मत कर लाला, मत कर, मारा जाएगा तू, मारा जाएगा। वो गांडू ने सुना नहीं, वो बोलते अरे दीपक मैं क्या करूँ, उसका मैसेज आया, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं बोला भाई तू समझ ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, तू क्यों बीच में जा रहा है वगैरह वगैरह। फिर मेरा ब्रेकअप हो गया दोस्तों। आगे की स्टोरी किसी और दिन बताऊँगा, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं। इसी नोट पे हम बुलाएंगे अमित जोशी जी को, जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। मैं बस एक बात बोलूँगा। सबसे पहले तो धन्यवाद हैबिटेट का कि मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और इसके अलावा मेरी लेखनी, मेरी कलम बहुत पुरानी है, लेकिन जज्बा अभी नया है। मुझ में डर था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, फिर यहाँ से एक मैसेज आया और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आपका डर आपके जज्बे पे हावी होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन आपका जज्बा आपके डर पे हावी हो जाता है, उसी क्षण ये आप समझ जाइए कि जो आपका विजय रथ है वो चलना लग गया है, वो आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी पहली कविता शुरू करूँगा जिसका नाम है संसद। आओ चलो आज सब संसद की सैर कराते हैं, देश चलता है जहाँ से कुछ समय वहाँ बिताते हैं। सुना है बड़ी ऐतिहासिक जगह है, बड़े बड़े पद वाले हैं, कहने को खादी पहने ये सब देश के रखवाले हैं। समय हुआ बस कुछ देर में संसद की शुरुआत हुई। यूँ समझो कि पक्ष विपक्ष में आरोपों की बरसात हुई। घोटालों पर, काले धन पर संसद थी अड़ गई और पार्टियों की पार्टियां आपस में लड़ गईं।
संसद का ये हाल देखकर मैं तो हैरान था कि जो बैठा है उच्च पद पे ना उसका कुछ सम्मान था। संसद का ये हाल देखकर मैं तो हैरान था, जो बैठा है उच्च पद पे ना उसका कुछ सम्मान था। प्रश्न उठा, क्या आज किसी नई योजना की शुरुआत हुई? हाँ, जूते उछले, कुर्सियां टूटी, संसद यूं बर्खास्त हुई। और लिख रहा हूं मैं ये सब, ये लिखना अब ज़रूरी है और प्रतिभा नहीं है ये मेरी मजबूरी है। हाथ से मंच बन गया है संसद, ये समझना ज़रूरी है। हाथ से मंच बन गया है संसद, ये समझना ज़रूरी है। और एक कविता मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं या जो सुनेंगे आगे चल के, उनके लिए कहना चाहूँगा। हम लोग आते हैं बहुत दूर से, ये जीवन है, ये इसको रण का नाम दिया था मैंने, युद्ध है ये हमारा, और रण में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर आदमी हार मानता है, मैंने भी मानी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको ऐसी जगह परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो आप अपने लिए परफॉर्म नहीं करते, आप दूसरों के लिए परफॉर्म करते हैं, जो उनको समझ में आए। तो मैं एक कविता छोटी सी पेश करूंगा जिसका नाम है रण। जो आग है तेरे सीने में वो जलने दे, जो क्रोध है तेरे भीतर वो पलने दे। वो वक्त बना ही नहीं जो तुझे बदल पाएगा, तू खुद में अडिग रहे, वक्त खुद बदल जाएगा। और क्यों है यूं डरा डरा, क्यों तू परेशान है, जिसका भी हुआ विरोध आज वो महान है। समुद्र जैसा शांत रहे, सुनामी जैसा रौद्र बन, जो आज हैं विरोध में कल करेंगे वो नमन। न जीत के गुमान कर, न हार के कभी तू थम, 4 दिन के जीवन को बना ले तू अपना रण, 4 दिन के जीवन को बना ले तू अपना रण। दोस्तों, एक कविता मैंने लिखी थी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा छोटा सा। मैं एक्चुअली हिंदी में पीएचडी कर रहा था और पीईटी एक एग्ज़ाम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। मेरा टेस्ट चल रहा था, मेरी मम्मी शाम को 6 बजे वो बना रही थी, गेहूँ छान रही थी छत पे। तब तो धुलता था, गेहूँ छनता था, अब वो छान रही थी। तो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा टूटा हुआ तारा जा रहा है यार, और मैंने उसको देख के ना ऐसे आंख बंद करके बोला, यार मेरा पेट क्लियर करवा दो प्लीज़। पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, क्योंकि राइटर्स ऐसे ही लिखते हैं, 1 मिनट में वो लिख देते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। तो इस कविता का नाम है वो टूटा हुआ तारा। आसमान में एक सितारा था और सबका बेहद प्यारा था। वो टूट गया और चल निकला, सबको अलविदा कह निकला। कई हाथ उठे, कई सर भी झुके, चलते हुए कुछ लोग रुके। आपने देखा होगा, रुक जाते हैं दुआ मांगने के लिए। कई हाथ उठे, कई सर भी झुके, चलते हुए कुछ लोग रुके। टूटे हुए उस तारे से अपनी इच्छाएं जताने लगे, क्या कमी है उनके जीवन में, टूटे तारे को बताने लगे। उन लाखों इच्छाओं को सुनकर तारा भी आश्चर्य में था कि उन लाखों इच्छाओं में एक भी प्रश्न ये ना था कि कितनी पीड़ा है तुमको, तुम टूट के यूं जब जाते हो, पल भर में अपनों की आंखों से ओझल हो जाते हो। फिर तारा भी ये समझ गया, ये फितरत है इंसान की, वो मेरी क्या सोचेगा जो ना सोचता भगवान की। जीवित होता है जब कोई तो उसे बहुत सताते हैं, और ये मर जाने पर ये 2 मुँहें उसे महान बतलाते हैं। जिस दिन इंसानों की ये फितरत बदल जाएगी, उस दिन इच्छाएं सारी स्वयं पूरी हो जाएगी। मुझसे क्या कहते हो, मैं तो खुद एक टूटा तारा हूँ, तुम्हारे लिए खुदा हूँ लेकिन खुद में बेचारा हूँ। तुम्हारे लिए खुदा हूँ लेकिन खुद में बेचारा हूँ। थैंक यू। बजाते रहो ताली, बजाते। दोस्तों देखिए, जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स पे पढ़ने शुरू किया, एक बंदा उठ के चला गया। वो कोई ना कोई तो पार्टी का होगा। ऐसे ही एक दिन पहले ऐसा हुआ कि वो कॉमेडी माइक चल रहा था, कॉमेडी या पोइट्री माइक चल रहा था, किसी ने ना कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन पे या करप्शन पे पढ़ने वाला था। उसी टाइम पे उसका टाइम अप हुआ, माइक बंद हो गया। तो दोस्तों, जो करप्शन पे आवाज़ उठाता है उसका माइक बंद हो जाता है। तो उस दिन मेरे को पता चला। तो ऐसा होते रहता है सब सीन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है ना, अर्नव है, तैयार रहो। रुक जाओ, बैठो भाई बैठो, मैं बुलाता हूँ आपको, अच्छे से बुलाऊंगा। एक कविता है दोस्तों जो मैंने दफ्तर पे लिखा था। कॉर्पोरेट में 5 साल से हूँ, परेशान हूँ, तो हर रोज़ यू सफ़र कर, हर रोज़ दफ्तर। 1 मिनट यार, थोड़ा फकअप हो गया, सॉरी।
सारा आ गई ना तो थोड़ा मैं नर्वस हो गया। तो कोई ना कोई आ जाता है ना अपना जानने वाला, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, दिमाग कहे काम मत करो, कि दिमाग कहे काम मत कर, नादान दिल कहे कुछ दिन और कर, कि नादान दिल कहे कुछ दिन और कर, माना कि घर चल रहा है इसी काम से, न जाने क्यों रहने लगा हूँ परेशान से, मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में, फिर भी क्यों रहता हूँ परेशान इन दिनों में। शुक्रिया। इसी नोट पे जोरदार तालियों से बुलाया गया आर्नव, आ जाओ भाई, आ जाओ। जैसा कि मैंने बताया, मैं यूपी से आया हूँ और यूपी के बांदा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम आर्नव चिराग है। तो जैसे कि टाइम कम ही है तो मैं शुरू करता हूँ, सीधे बात पे आता हूँ। पहले तो मैं अपने माँ बाप को शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैं यूपी के बांदा ज़िला से हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। बहुत कम परमिशन मिलती है यूपी में। और उसी के साथ साथ मैं आता हूँ एक कविता पे कि जब दो लोगों के बीच में उसका दोस्त आ जाता है, और उसका दोस्त भी कैसा और क्यों, तो वो उसके लास्ट में आपको बोलना है, कहती है मेरा दोस्त है। मेरे साथ पढ़िएगा और मज़ा लीजिएगा कि वो उससे दिन भर बातें करती है, कहती है मेरा दोस्त है। वो उससे दिन भर बातें करती है, कहती है मेरा दोस्त है। वो मुझसे ज़्यादा उससे डरती है, कहती है मेरा दोस्त है। कि वो उससे दिन भर बातें करती है, कहती है मेरा दोस्त है। वो मुझसे ज़्यादा उससे डरती है, कहती है मेरा दोस्त है। और मैं उसकी खातिर उस लड़के से लड़ जाता हूँ। मैं उसकी खातिर उस लड़के से लड़ जाता हूँ। मैं उसकी खातिर उस लड़के से लड़ जाता हूँ। वो उस लड़के के लिए मुझसे लड़ती है, कहती है मेरा कि वो उस लड़के के लिए मुझसे लड़ती है, कहती है मेरा दोस्त है। और मैं जब जब उस लड़के के बारे में उसे समझाता हूँ, वो बार बार झगड़ती है, कहती है मेरा वो बार बार झगड़ती है, कहती है मेरा दोस्त है। और अब मैं यारो हर उस लड़की से नफरत करता हूँ। अब मैं यारो हर उस लड़की से नफरत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करती है पर कहती है मेरा दोस्त है। जो मुझसे मोहब्बत करती है पर कहती है मेरा दोस्त है। और अब चंद पंक्तियों में कुछ ख्याल में आता हूँ कि कम समय में घुलना मिलना क्या होता है, कम वक्त में साथ में चलना क्या होता है। कि कम वक्त में घुलना मिलना क्या होता है और कम वक्त में साथ में चलना क्या होता है। और उसको उस लड़के के साथ देखा तो जाना है, उसको उस लड़के के साथ देखा तो जाना है। बिन माचिस के दिल का जलना क्या होता है, बिन माचिस के दिल का जलना क्या होता है। और वो लड़का जो होता है ना, वो उसकी इज्जत नहीं करता। आपने सुना होगा कि मतलब उसका जो नया आशिक है वो उसे हमेशा गाली देता है या कोई भी चीज़ें करता है, उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। तब मैंने लिखा था कि वो लड़का उसे लगाता है अपनी चोटों पर, कभी जूतियों पर रखता है कभी नोटों पर। कि वो लड़का उसे लगाता है अपनी चोटों पर, कभी जूतियों पर रखता है कभी नोटों पर। और ना जाने वो लड़की ये कब समझेगी, ना जाने वो लड़की ये कब समझेगी कि सिगरेट कदमों से पहले होती है नोटों पर, कि सिगरेट कदमों से पहले होती है होठों पर। सॉरी, असल में सूरत से ट्रैवल करके आया हूँ तो शायद है कि थोड़ी सी हेजिटेशन है। तो करता हूँ कि शुरुआत करता हूँ कि जब आप उससे कहें कि जब वो आपको कहे कि मेरी पढ़ाई छूट रही है और मैं अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकती आपके साथ, तो तब मैंने लिखा कि अपनी ज़िंदगी की तुम डायरेक्टर बन गई हो क्या, अपनी ज़िंदगी की तुम डायरेक्टर बन गई हो क्या, मुझे छोड़ करके इंस्पेक्टर बन गई हो क्या। कि अपनी ज़िंदगी की तुम डायरेक्टर बन गई हो क्या, मुझे छोड़ करके इंस्पेक्टर बन गई हो क्या। और मेरे साथ रहने पे छूटती थी पढ़ाई जो, नए वाले के साथ तुम कलेक्टर बन गई हो क्या, नए वाले के साथ तुम कलेक्टर बन गई हो क्या। और जब वो छोड़ के जाती है ना तो कहती है कि यू डिज़र्व बेटर, तुम मुझसे बहुत अच्छी डिज़र्व करते हो। तो उस पर मैंने लिखा था कि सबको प्यार ही प्यार सर्व करते हो, कि सबको प्यार ही प्यार सर्व करते हो, बस इसी बात में खुद पे गर्व करते हो। कि सबको प्यार ही प्यार सर्व करते हो, बस इसी बात में खुद पे गर्व करते हो। और मेरे इजहार करने पर वो बोली है, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो। और ये देखें कि अब कितनी ठोकर आए वो सह लेती है, अब कितनी ठोकर आए वो सह लेती है।
अब वो उल्टी धार में भी बह लेती है। कि कितनी ठोकर आए वो सह लेती है, अब वो उल्टी धार में भी बह लेती है। और जो खुद को मछली मुझको पानी कहती थी, जो खुद को मछली मुझको पानी कहती थी, वो मछली अब बिन पानी भी रह लेती है, वो मछली अब बिन पानी भी रह लेती है। और इसी के साथ साथ मेरा एक बहुत फेमस शायरी है, वो देखें कि तेरे नए इश्क की नई कहानी मुबारक हो। ये वायरल हुई थी कि तेरे नए इश्क की नई कहानी मुबारक हो, तेरे नए आशिक को तेरी जवानी मुबारक हो। और तू वही जाम है जो कभी रहता था मेरे होठों पर, तेरे नए आशिक को मेरा जूठा पानी मुबारक हो। कि तेरे नए आशिक को मेरा जूठा पानी मुबारक हो। और इसी के साथ साथ मैं आता हूँ कि जब वो आपसे कहे कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो सुने कि शादी क्यों नहीं कर सकती। तो वो अपने भविष्य की बर्बादी नहीं कर सकती, अपने भविष्य की बर्बादी नहीं कर सकती। इश्क मैं तुमसे बेबुनियादी नहीं कर सकती, और तुम दिल के अच्छे हो पर जेब से हो खाली। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ मगर शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ मगर शादी नहीं कर सकती। और अभी जैसे कि टाइम है तो मैं और कुछ सुना देता हूँ कि हाँ, मेरा एक बहुत प्यारा सा ख्याल सुने कि तेरे इश्क में मेरी जान कहीं ऐसा बवाल ना हो जाए, कि तेरे इश्क में मेरी जान कहीं ऐसा बवाल ना हो जाए, तुझे ले जाए कोई अय्यर हम जेठा लाल ना हो जाए। कि तेरे इश्क में मेरी जान कहीं ऐसा बवाल ना हो जाए, तुझे ले जाए कोई अय्यर हम जेठा लाल ना हो जाएं। और वो तो था टीवी सीरियल, पर सच में कहीं ऐसा तेरा कोई ख्याल ना हो जाए, तू बने कैटरीना तुझे मिले कोई विक्की, और हम कम कर तेरे इश्क में सलमान ना हो जाएं, और हम कम कर तेरे इश्क में सलमान ना हो जाएं। और इसी के साथ साथ एक अगला ख्याल देखें कि एक बेहद प्यारा ख्याल देखें कि सॉरी हाँ, कि चल आज मोहब्बत की किस्से शरेआम करता हूँ, चल आज मशहूर अपनी महबूबा का नाम करता हूँ। कि चल आज मोहब्बत के किस्से सरेआम करता हूँ, चल आज मशहूर अपनी महबूबा का नाम करता हूँ। और तू भी कह दे कि बेशक तू करती है नखरे, और मैं कमबख्त नखरे उठाने का काम करता हूँ, और मैं कमबख्त नखरे उठाने का काम करता हूँ। टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पढ़ा भाई, ज़ोरदार ताली फिर से। दोस्तों एक सवाल पूछूंगा सभी से कि रिसेंटली या फिर इस साल में बहुत ज़्यादा खुश कब हुए आप? एक एक करके बताइए। आप बताइए भाई। यूनिट का कोऑर्डिनेटर का पोस्ट मिला, बढ़िया भाई। आपका? जॉब लगी थी, इस पे खुश हो रहे भाई। स्टार्टिंग का ठीक है, हाँ। अभी तो आपने जॉब पे इतना अच्छा कविता पढ़ा, रो रहे थे। सही सही। आप भाई? प्रतीक भाई? मतलब आप हो ही नहीं खुश? सेम सेम, मैं भी दुख में ही हूँ। क्या? तो भी याद करो, समय है अपने पास, समय वक्त टाइम। समय रहना तो बिजी है अभी थोड़ा, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम शो है भाई। ट्रैवल करते हो तो खुश रहते हो आप? किए थे आपने रिसेंटली? कहाँ ट्रैवल किए? आइसलैंड। वाह यार, फॉरेन डायरेक्ट। आप लोग सब लोग जलो इनसे। आप भाई? हाँ हाँ, आप ही। हम ऑडियंस से भी बात करते हैं, ऐसे नहीं कि खाली आर्टिस्ट से बात करते हैं। बोलो बोलो बोलो। ओह भाई, इन्फ्लुएंसर इन द हाउस। बढ़िया भाई, बढ़िया। और आप भाई? जब आपका शायरी वायरल हुआ था, वो शेर वायरल हुआ था। दोस्तों महीप सिंह ने मुनावर को बोला कि शायरी नहीं होता है, शेर होता है। इन्होंने बोलते कि शायरी पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ो भाई। ठीक, बढ़िया बढ़िया। और दूसरा कुछ बोलिए। तो मैंने अपने तरफ से बोला कि आपका वो रील वायरल हुआ तो आपको अच्छा लगा। दूसरा आप अपने तरफ से बोलिए। दूसरा, मुझको एक बार गेस्ट पे इनविटेशन आया था, वहीं मेरे यहाँ बांदा में। कहाँ पर? बबेरू है बांदा के अंदर, एक ओपन माइक ही हुआ था, तो वहाँ पे ऐसे लोग बुलाते हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही। करते रहो बढ़िया। आप भाई? अरे भाई और मैं सेम है, दुख में ही चल रहे हैं अपन, एक ही ट्रेन में। आप भाई? वाह यार, ये खुशी अलग है। पहले स्ट्रेस होता है, फिर बाद में खुशी मिलता है।
तो दूसरा लगा जॉब? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा मिलने के बाद ही रिजाइन डालो दोस्तों, जो जो काम कर रहे हैं। ऐसा घाई गए में या किसी के प्रेशर में मत डालना। और आप अमित भाई? मैं 3 बार खुश हुआ इस साल। ओहो वाह यार, मैं 2 साल पैरालाइज आप ज़्यादा फ्लेक्स मत करो। नहीं बोलो बोलो बोलो। मैं पैरालाइज था एक्चुअली बॉडी से। मेरे को स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस हुआ था जब 2025 जैन में डॉक्टर ने बोला तुम ठीक हो, तो फिर मैं बहुत खुश हुआ। नहीं बहुत अच्छे हो भाई। फिर अभी यहाँ पे परफॉर्म करके मुझे बहुत खुशी हुई। और तीसरी मुझे तब खुशी हुई थी जब मैंने स्क्विड गेम 3 में डब किया था ये। ओह बढ़िया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये करते रहो, बहुत भाई सही। मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा कि सोचते रहो भाई, बहुत बढ़िया, करते रहो सभी के सभी। इसी नोट पे हम जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे मंथन। ताली बजाते रहिए मंथन। हाय ऑल। रात के 11:30 बजे इनका मैसेज आता है कि यू आर सिलेक्टेड, और सुबह उठ जाता हूँ तो आवाज़ बैठ जाती है। इससे क्या ही बुरा बात है। तो मैं पुणे से आया हूँ। वैसे बेसिकली मैं रैप करता हूँ, बट रैपर्स कहते हैं तो शायरी करता है, और शायर्स मुझे अपने में ले नहीं रहे, तो बीच में अटका हूँ। तो मैंने लिखा था, कुछ सवाल लिखे थे खुद के लिए। मतलब अगर जो मुझे छोड़ के चला गया है वो मेरी ज़िंदगी में फिर से आता है तो मैं क्या रिएक्ट करूँ उस पर। तो उस पर लिखा था कि उसकी बातें ना करूँ, कि उसकी आस ना रखूँ, मैं हूँ कलम वो स्याही सी, कि उसको पास ना रखूँ। क्या ये ज़माना छोड़ दूँ मैं, या फिर बहाने ना करूँ? क्या मैं मिटा दूँ मेरे लफ्ज़ और फिर जताना छोड़ दूँ? कभी तो गौर हो ज़रा सा मेरे इस दिल के ज़ख्म पर, कभी तो शोर हो ज़रा सा मेरे उन लिखे नज़मों पर। कभी तो वो सुने मुझे, कभी तो वो चुने मुझे, कभी तो समझे वो हालात मेरे और बस ना कोस दे मुझे। वो ख़ुद को सौंप दे मुझे, न बख्शे इंतज़ार को, वो मुझसे रोज़ ही मिले और रोज़ इख्तियार हो। उसे भी मुझसे प्यार हो और प्यार बेशुमार हो, ना हो कभी ख़त्म ये सिलसिला और फिर ना दिल पे वार हो। हमारा देखे सबने काफ़ी मैंने यूं ही आंखें खोल कर, वो कहते मोल ना है इन सभी का तो बैठा आंखें बंद कर। वो कहते छोड़ दे तू राह तक ना, सब्र का फल नहीं मगर, बना हूँ मुंतज़िर में कब से ठहरा, क्या लौट आएगी वो घर। पर जब आएगी वो मुड़ के फिर से, तो मैं उससे क्या कहूँ? क्या उसका हाथ थाम लूँ मैं फिर से और उस पर फिर यकीन करूँ? जब आएगी वो मुड़ के फिर से, तो मैं उससे क्या कहूँ? क्या उसकी बातें मान लूँ मैं सारी, क्या उस पर फिर यकीन करूँ? है उसका रूठना हुनर बड़ा और मनाना ज़िद मेरी बुरी, था मेरा टूटना भी तय तभी जब वो मेरे हिस्से ना रही। मैं उसको देखता ही रह गया बस वो नज़रें फेरती रही। हाँ मैंने दस्तकें भी काफ़ी दी पर वो मुझसे गैर सी रही। वो मुझसे गैर सी ही रह गई पर वो मुझको गैर तो नहीं। सफ़र में साथ था मैं उसके सारे, कोई झूठी सैर तो नहीं। मैं उसकी पैरवी करूँ अभी भी वो माना ठहरती नहीं। दिखावा उसकी है कला भला वो है क्या वो खैर वो नहीं। है कितना खुशनसीब शख्स वो जो था उसके साथ में रहा, बना रहा वो यादों का महल और मैं कैद कमरे में रहा। उसे पुकारता ही रह गया बस ना उसके ख्वाबों में रहा। हाँ मैंने कोशिशें भी की मगर वो था फासले बना रहा। मैं कैसे उसको अपने पास खींचूं, अंधेरा हूँ मैं रोशनी सी वो। हमारे गुनसुलुक अलग है काफ़ी, खूफी का मैं और चाशनी सी वो। है उसमें रंग भी कई तरह के, जो चाहे रंग वो चुने। ये मेरी शायरी उसी ही की सारी, मैं लिखता जाऊँ वो सुने। पर जब आएगी वो मुड़ के फिर से, तो मैं उससे क्या कहूँ? क्या उसका हाथ थाम लूँ मैं फिर से या उससे दूरियाँ रखूँ? पर जब आएगी वो मुड़ के फिर से, तो मैं उससे क्या कहूँ? क्या उसकी बातें मान लूँ मैं सारी या उस पर फिर यकीन करूँ? पर क्या आएगी वो मुड़ के फिर से? थैंक यू। तो उसके बाद ये सवाल था पहले कि वो आएगी, तो उसके बाद ये सवाल था कि जो मैं बन चुका हूँ
क्या मैं इस सब के काबिल हूँ? लिखना तो चालू किया है, बट क्या उन लोगों तक पहुँच पा रहा है जैसा पहुँचना चाहिए? तो मैं खुद ही के लिए रखा था, बना हूँ शायर क्या मैं इस कलम के लायक भी, क्यों दुनिया सुनती जा रही बिना शिकायत की। हुआ हूँ कैद में ख्यालों के जहाँ में, और मैं करता खाली बातें बनती जाती गायकी। बना हूँ शायर क्या मैं इस कलम के लायक भी, क्यों दुनिया सुनती जा रही बिना शिकायत की। हुआ हूँ कैद में ख्यालों के जहाँ में, और मैं करता खाली बातें बनती जाती गायकी। कभी मिले जो वक्त गौर करना तू ज़रा सा, जो नज़्में लिख रहा मैं उसमें कुछ तो है छुपा सा। सिरहाने रख ले ये किताब जिसमें तू ही तू है, लिखा है तुझको हर कहीं तू मेरे रूबरू है। न कोई दिख रहा सिवा तेरे ये क्या जुनू है, न छुप रहा खुमार तेरा मुझ पे क्या करूँ मैं। भटक गया है दिल तो पास आके थाम लेना, है पाया मैंने तेरी सोबतों में ही सुकून है। मैं कितना ही बयां करूँ तुझे इन कागज़ों पर, तेरी हंसी के लायक कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मैं कितनी ही खुशी समेट लूँ इन बाजुओं में, जो तू नहीं है तो ये बेवजह सी ही रही है। बेरंग था मेरा ये आसमां तू चांदनी सा, मिला है मुझको बेसुरा में तू है रागिनी सा। देखूँ तो लफ्ज़ मेरे आम है पर कर लूँ जो जिक्र में इसमें तेरा तो है लगता जैसे शायरी सा। बना हूँ शायर क्या मैं इस कलम के लायक भी, कि दुनिया सुनती जा रही बिना शिकायत की। हुआ हूँ कैद में ख्यालों के जहाँ में, और मैं करता खाली बातें बनती जाती गायकी। चलो बनाए आज बातें थोड़ी कागज़ी, कि जिसमें तुम हो राज़ी ना कोई नाराज़गी। हम डूबते रहे संग इश्क के तालाब में, कि जितने हम हैं आदि उतने ही हो आप भी। तो आप दिन रखो मुझे तो शामें चाहिए, जहाँ पे साथ आप हो वो यादें चाहिए। अनजान है ये दुनिया मतलबी बनावटी, करो तो रुख मेरी तरफ ना ऐसे जाइए। जो कर लूँ खाली बातें बनती जाती गायकी, न मौसीकी है मेरा पेशा ना है शायरी। ये जादू है तेरे ख्यालों का जो मुझसे कर रहा है काम ऐसे जो कभी मैं करता शायद ही। तो आज देख मेरा क्या हजर हुआ पता है, मैं गाने लिख रहा तो सुन नहीं रहा सदाए। क्या चाहता है बोल दे तू कर दूँ सब अदा में, या चाहता है देना मुझको तू यही सजाए। बना हूँ शायर क्या मैं इस कलम के लायक भी, कि दुनिया सुनती जा रही बिना शिकायत की। हुआ हूँ कैद में ख्यालों के जहाँ में, और मैं करता खाली बातें बनती जाती गायकी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बजाते रहो मंदन के लिए, बहुत हार्ड। मैं तो बहुत रैप सुनता हूँ दोस्तों, कॉलेज स्कूल के दिनों से, 8th स्टैंडर्ड से, डे 1 से। एमी भाई बंटा है माय फेवरेट रैपर, बहुत पसंद करता हूँ मैं, बहुत मानता हूँ, बड़े भाई है। उनका एक रैप है बेवफा हो दफ़ा, मेरे को बहुत प्यारा, और मैं ऐसा पढ़ता था कि मेरा ही है। मैं ऐसा बोल के स्कूल में पढ़ता था और फ्लेक्स करता था, फुल मज़ा आता था। तो वो मैं सुनाऊँ आपको, सुनोगे आप रैप? ज़ोर से बोलो। थैंक यू कि बेवफा हो दफ़ा क्यों किया हाँ, जब नहीं रहना था मेरे साथ, हर बात पे किया तूने वादा, प्यार का बहाना तेरा ये इरादा। हाँ मंजिल सामने थी जब तूने दस्तक दी, मैं तेरे ज़िंदगी का बना अजनबी। हाँ नहीं मैं भूल पाऊँगा, बिन तेरे मर जाऊँगा। दिल तू ही बता अब समझाऊँ कैसे, जिसे पाना चाहता हो उसे नजीक लाऊँ कैसे, अब हर सांसों को अब मिलाऊँ कैसे। शुक्रिया दोस्तों। जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो मेरे फीड पे एक बहुत अच्छा शेर आया नसीर तुरब्बी साहब का, वो पढ़ना चाहूँगा कि वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। वाह, रिपीट कर सकते हो आप, कि वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। कहीं नज़र ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नज़र ना आए तो तलाश में रहना, कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। जो इतने खुश होकर पढ़ रहे थे ना, उनको एक्चुअल रीज़न पता नहीं, ये प्यार पे लिखा ही नहीं गया। पता है आप लोगों को? पता है किसी को? ये प्यार पे नहीं लिखा है नसीर तुरब्बी साहब ने, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के पार्टीशन पे लिखा है। मेरे को अदनान भाई ने बताया, वो यहाँ पर बहुत सीनियर शायर है, उन्होंने बताया कि दीपक ये प्यार पे नहीं है। वो सुन के और मैं शौक हो गया कि भाई क्या है। मेरे को लगी प्यार पे लिखा होगा, नसीर तुरब्बी साहब ने इतने उम्रदार है, सीनियर है, तो उनको तजुर्बा होगा प्यार का, लेकिन नहीं, ये पार्टीशन पे लिखा गया। हाँ, एक और कविता है दोस्तों, नहीं ठीक है, मैंने लिखा हूँ ड्राफ्ट में, तो अच्छा लगे तो आपके ऊपर है। एक मैंने लिखा कि जब खत आते थे तो लोग मुस्कुराते थे, अब मैसेज सीन होता है तो लोग उदास हो जाते हैं। मिलने की बातों में कभी अपनापन था, और अभी मिलते हैं कभी में टाइम पास हो जाता है। कि रिश्ते अब नेटवर्क पर टंगे हैं, सिग्नल गया तो सब भटकते हैं। कि रिश्ते अब नेटवर्क पर टंगे हैं, सिग्नल गया तो सब भटकते हैं। जो पास बैठे हैं वो दूर है, और जो दूर है वो बस स्क्रीन भर का नूर है।
जो पास बैठे हैं वो दूर है, और जो दूर है वो बस स्क्रीन भर का नूर है। जब वक्त था तो सब मिलते थे, अब वक्त है तो सब व्हाट्सअप स्टेटस देखते हैं। धन्यवाद। इसी नोट पे हम बुलाएंगे दिवेश को, जोरदार तालियां। दिवेश, अरे इधर ही बैठे दिवेश। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेश गुप्ता है एक्चुअली। और अभी जैसा इन्होंने पूछा कि पहले आप खुश कब हुए थे 1 साल पहले, तो एक्चुअली वो तो मैंने रैंडमली बोल दिया, अब हूँ नहीं हूँ उस पर वो तो बात ही अलग है। बट एक्चुअली मैं खुश तब हुआ था जब मेरी भांजी हुई थी, और सेकंड टाइम तब खुश हुआ था जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं उससे भी अच्छा लिखता हूँ। तो अभी मैं एक शेर से स्टार्ट करता हूँ। इश्क मोहब्बत एक ऐसा ज़ख्म है जो मिल जाए तो बहुत तड़पाता है। यूँ कहा था कि इश्क मोहब्बत एक ऐसा ज़ख्म है जो मिल जाए, जो ना मिले तो बहुत तड़पाता है, और मिल जाए अगर तो कई ज़ख्मों का मरहम बन जाता है। एक मैंने ऐसा मतलब होता ना कि पहली दफ़ा मिलो, फिर थोड़ा बातचीत चलती है, फिर उनसे ही मोहब्बत हो जाती है आपको एक तरफ़ा। तो उस मतलब कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिसका शीर्षक है अनजान से जान तक। तो यूँ कहा था, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तब ज़्यादा नहीं बस 2-4 बात हुई। जब हमारी पहली मुलाकात हुई तब ज़्यादा नहीं बस 2-4 बात हुई। उस समय जो कुछ हुआ बहुत अकस्मात हुआ, मैंने अपनी बातों से उनके दिल को छुआ। हम एक दूसरे के लिए अनजान थे पर एक दूसरे के लिए अब एक अच्छी पहचान है। कहने को तो हम एक दूसरे के यार है, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरे यार से ही प्यार है। और एक होता ना जैसे मतलब सवाल हो आपके मन में बहुत सारे कि क्यों नहीं बुलाती है, क्यों नहीं करती है, वगैरह वगैरह। तो उस पर लिखा था मैंने, बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्यों नहीं करके लास्ट में वर्ड्स आएंगे उसको कंटिन्यू करना। वो अगर चाहती है मुझे तो बताती क्यों नहीं। वो अगर चाहती है मुझे तो बताती है, अगर प्यार करती है मुझसे तो जताती, अगर प्यार करती है मुझसे तो जताती क्यों नहीं। अगर मैं रूठ जाऊँ तो मुझे मनाती, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है तो मुझे बुलाती। मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे ख्वाबों में आती क्यों नहीं। मैं मायूस हो जाता हूँ तो मेरे दिल में आकर मेरा हाल पूछने आती क्यों नहीं। मैं रोज़ उसे खुदा से दुआ में मांगता हूँ, पर वो मेरे दुआओं में आती क्यों नहीं। यूँ कहा था कि वो अगर मुझे चाहती है तो मुझे बताती क्यों नहीं। वो मुझे चाहती है तो मुझे बताती क्यों नहीं। और एक मैंने तब लिखा था जैसे होता ना कि वो एक तरफा मोहब्बत हो और वो पूछने लगे कि गुरूर किस बात का है, और वो प्यार करती है आपसे पर मतलब ऐसा कन्फेस नहीं करती है, मतलब बस करती है। तो मुझे एतबार है कि हमारी कहानी मुकम्मल ना होगी। मुझे एतबार है कि हमारी कहानी मुकम्मल ना होगी। मेरे ख्वाबों में तू रोज़ आती है पर मुझे हासिल ना होगी। मेरा दिल खुश हो जाता है तेरे दीदार से, और मायूस हो जाता है अगर तू किसी और से बात कर ले प्यार से। तू होना तो चाहती है ना मुझसे दूर, तू होना तो चाहती है ना मुझसे दूर, फिर भी ना जाने क्यों ये ज़माना कर रहा है मशहूर तुझे मेरे नाम से। तू पूछती है ना मुझे किस बात का गुरूर है, तू पूछती है ना मुझे किस बात का गुरूर है, तो गुरूर इस बात का है कि तेरे सर पर भी चढ़ा था मेरे प्यार का फितूर है। और एक मैंने मतलब शेर लिखा था कि मतलब ऐसा होता ना कि लगभग लड़कों को सिंपल लड़कियां पसंद होती है। तो ऐसा लिखा था कि तुझे देखकर जो मिल जाए वो ताज़गी है, जो सब लड़कों को पसंद आए वो सादगी है। तुझे देखकर जो मिल जाए वो ताज़गी है, जो सब लड़कों को पसंद आए वो सादगी है। और तुम अपनी खूबसूरती पे क्यों ना उतराओ, तुम अपनी खूबसूरती पे क्यों ना इतराओ, तुम इतराओ, तुम्हारा इतराना लाजमी है। और तो वैसे मैंने मतलब मेरी मम्मी पे एक लिखा था कि हमें चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, सही दिशा में उड़ना सिखाती है। हमें चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, सही दिशा में उड़ना सिखाती है। हमें सजना संवरना सिखाती है और खुद का मेकअप करना भूल जाती है। यूँ कहा था कि हमें सजना संवरना सिखाती है और खुद का मेकअप करना भूल जाती है। हमारे सपनों के लिए अपना सपना भुलाती है। इस दुनिया के वास्तव से हमें रूबरू कराती है, इस दुनिया के वास्तव से हमें रूबरू कराती है। अपने आंचल के ममता से हमें हमारे गमों से छुटकारा दिलाती है। एक माँ ही तो है
जो अपना फ़र्ज़ बहुत खूबसूरती से निभाती है। और एक मेरा मतलब ऐसा मतलब पोएट मतलब पोएम नहीं है वो, पर बोल सकते हो कि ऐसा थोड़ा बड़ा है तो बोल सकते हैं, शायरी है पर्टिकुलरली वो। तो न जाने क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आए, पर तुमने आकर मुझे अपना सा महसूस कराया। करीब आकर मुझे अपना बना लोगे ऐसा एहसास दिलाया। कुछ दिनों तक मुझे मारने के बहाने मुझे आजमाया। मैं था गैर, पर तुमने मुझे अपने हरकतों से अपना बना लोगी ये एहसास दिलाया। सब कुछ बेहद ही बेहतरीन चल रहा था, फिर न जाने क्यों तुमने मुझसे ये फ़ासला बनाया। दूर जाना ही था तो यूं ही चली जाती, पर जाते जाते न जाने उसने बाहर से मुझे बेकार, अंदर से समझदार, मायूस और लाचार क्यों बनाया। और फॉर रैंडमली मैंने एक टंग ट्विस्टर, ऐसा मतलब रैंडम थॉट्स आते ना, वो आए थे मेरे दिमाग में। तो वो ऐसा है कि जिस ताल्लुक़ में तकल्लुफ़ का जिक्र हो, ऐसे ताल्लुक़ के टूट जाने से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। जिस ताल्लुक़ में तकल्लुफ़ का जिक्र हो, ऐसे ताल्लुक़ के टूट जाने से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और ऐसा ताल्लुक़ जिसके साथ हो, जिस ताल्लुक़ में तकल्लुफ़ का जिक्र ना हो, ऐसे ताल्लुक़ वालों के साथ एक तस्वीर भी नहीं होती। सो थैंक यू। मैं इसके साथ वाइंड अप करता हूँ अभी फ़िलहाल तो। थैंक यू। जोड़ा तालियां दिवेश के लिए। दोस्तों, एक नई छोटी सी ख्याल कि मेरा बचपन वापस लौटा दो, जहाँ खिलौने अपने आप टूटा करते थे लेकिन दिल नहीं। जहाँ माँ बाप के डांटों में भी प्यार था, दोस्तों के लड़ाइयों में भी यार था। जहाँ माता पिता के डांटों में भी प्यार था, दोस्तों के लड़ाइयों में भी यार था। और एक वक्त था जब हम बचपन में हम गिर कर मुस्कुराते थे, और अब मुस्कुरा कर गम छुपाते हैं। इसी नोट पे जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ हेलो, हाय। तो मैंने ना बहुत टाइम से, दिस नॉट what I'm going to recite today, that's not my usual style of writing, but मैंने बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं, so I am reciting some random notes. मैं 2 छोटे से notes पढ़ूंगी जो मैंने लिखे, ठीक है? The first one is this. थोड़ा सा अगर sad सा हो जाए तो I'm sorry, but I do not talk about my pain so much. I cover it up with a bright cloth and a smile so loud it distracts everyone from the tears dwelling in my eyes. Although I'm not so good at hiding it, I try my best. When people ask why I zoned out, I talk about work stress. When people ask why I'm silent, I never say it's a heavy sadness drowning my heart. I never say my heart is empty and it craves love. I say my life is full with so much I've got, so much I don't deserve. I hide my quivering lips and my shaky hands. I hide my messy hair and all my weaknesses. I sit in my room every morning preparing for the day. I dress my best, hide my scars, practice my smile. I go out and put in all my energy to talk to others. I post it on social media and maintain my happening life. A life so pretentious, but no one can see it. Perhaps because the one thing I've learned from my mother is how to pretend. So much so that I can't recognize my own reality now, a reality I wish would end. That's okay. I sit on my privileged bed and think of those who weep on the streets somewhere. Their cries echo in my ear. I can sense their fear. But for a moment or so, I pause and I worry, and then I go back to burying myself in my TV. So much blood shed, so many fallen tears. Social media filled with news spreading the fear. A war against religion, they say, but why blame the innocent? The war is against humans, by humans who failed to save humanity. But I'm safe and sound, why should this all bother me? I dreamed from childhood of a peaceful life and almost believed it was true, and aware of what everyone else was going through. But now that I know, what else can we do except for posting, for hoping, for praying? Our hearts sing for those weeping for their loved ones. Humans failed at humanity, hoping for a better day to come. Now
मैडम हियर मैं एक और लास्ट पीस पढ़ूंगी, ठीक है? This one's called Losing Hope. Lately, I've been feeling like I'm a kite stuck in a tree branch, a kite that was supposed to fly high. Now trapped somewhere, suffocating, losing its beauty, losing all patience, losing all hope. My mind is filled with rage that I don't know to control. There has no place to go, no place to run to anymore. The sky used to be pink, the day used to make me feel cheerful. The birds used to sing lullabies, the moon used to shine brighter. Now it's dark and cold as I wither alone, stuck on a tree branch, losing all hope. I miss being free, I miss running on the empty roads, feeling the air on my skin, playing with my friends, heart full of tears and yet a big bright smile on the face. I miss enjoying life at my own pace. Eating as I want and dancing all night long. I miss jamming to my favorite songs. I want to have that all again, I want to feel insane, but I'm stuck on a tree branch and I'm losing all hope. Thank you. अगेन जोरदार ताली बजाओ सारा। दोस्तों मेरे को बताना रह गया कि शी इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इरशाद कम्युनिटी अलाइव सोसाइटी, जो बहुत सारे इवेंट्स कराते रहते हैं मुंबई में। 2 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, 3 प्लेटफॉर्म है, इरशाद कम्युनिटी, अलाइव सोसाइटी, स्पिल पोइट्री, ये तीनों फ्री में ओपन माइक्स करवाते हैं दोस्तों। तो दैट्स गुड थिंग। आपको 250 बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो आप, लेकिन आपको समय पे पहुंचना पड़ेगा। टाइम पे पहुंचो, रजिस्टर करो, परफॉर्म करो। ये लोग अलग अलग शोज़ भी कराते हैं, सोलो शोज़, क्यूरेटेड शोज़। यू कैन रीच आउट टू हर कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, गिव मी अपॉर्चुनिटी। शर्माओ मत, बिंदास पूछो, मैं तो पूछता हूँ दोस्तों, कोई नहीं। और क्या बताना मेरे को, और कुछ है क्या सारा कुछ बताना है मेरे को? कुछ अपकमिंग इवेंट्स? हाँ, अपकमिंग पेज, हाँ, irshad.community को फॉलो कर लो, अलाइव सोसाइटी को फॉलो कर लो, स्पिल पोइट्री को फॉलो कर लो, और एक और है DDSRY21। ये कौन है? ये समय बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त। करते रहो दोस्तों, परफॉर्म करते रहो। एक और बढ़िया पोएट है, स्टोरी टेलर है। ये शो इन्होंने अभी तक 2 बार शो किया मुंबई में। एवरीथिंग इन टाइम शो का नाम है। श्रेयस पाटिल पटेल बोल, पटेल तो है वो, ठीक है। श्रेयस पाटिल सरनेम ही हार्ड है भाई का। बहुत टाइम से परफॉर्म करते रहे, मेरे को बहुत सारे गाइड करते रहते हैं और बोलते रहते हैं भाई नया नया लिखो। और कोई मेरे को बोलता नहीं है, श्रेयस बोलते रहता है, मैं करते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। और भाई का शो होगा, जब भी होगा आना आप लोग। और हर्ष भाई का आज शो है, जिनको बैठना चाहते हो आप बैठ सकते हो। बता दीजिएगा मेरे को शो के बाद किसको बैठना है, आपको एंट्री मिल जाएगा, कोई शॉर्ट नहीं है। एंड ज़ोरदार तालियों के साथ हम बुलाएंगे श्रेयस, जोरदार तालियों के साथ। 2 मिनट और खड़े रहते तो भूल ही जाता कि मुझे बुलाना भी है, मतलब। तो हाय गाइस, मैं भी पोइट्रीज लिखता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। और एक बार अपने होस्ट के लिए ज़ोरदार तालियां दीपक। तो ऐसा किया, मैंने देखा इनको बहुत साल से परफॉर्म करते हुए और आज होस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है अपने लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के। मैं भाग के बस उनके लिए परफॉर्म करने आया था। तो मेरे पास 2 पोएम्स हैं। मैं हिंदी कविताएं लिखता हूँ, कभी कभी स्पोकन वर्ड लिख लेता हूँ। तो ये आपके लिए मैं पढ़ता हूँ कि एक तो मैं ख्याल से ही शुरू करता हूँ। पहले मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा एंड में मैं अच्छे कुछ सुना के जाऊँ, अपने पसंद का सुना के जाऊँ। तो एक ऐसा ख्याल था कि फूल खरीदे उसे देने के लिए और घुमा दिए उसे देने से पहले। फूल खरीदे उसे देने के लिए और घुमा दिए उसे देने से पहले, ये कुदरत का इशारा था कि फूल को तोहफे में फूल नहीं दिया करते। और अब मैं आपको सैड पोइट्री सुनाता हूँ। नहीं, ये तो एक और ऐसे 2 AM थॉट है कि मैं गुमसुम सी कोई आवाज़ थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊँगा वो ख्वाब थोड़ी हूँ। मैं कोई तन्हाई भरा शेर थोड़ी हूँ, मैं किसी के प्यार की कब्र का ढेर थोड़ी हूँ। मैं किसी का पहला प्यार थोड़ी हूँ, मैं अपनी मौत का जिम्मेदार थोड़ी हूँ। मैं तो वो हूँ जो वो है, मैं तो वो हूँ जो सब है। तो ये ख्याल था। और एक लास्ट हिंदी पोएम है, मैंने रिसेंटली लिखी, आपको सुनाता हूँ। ये इमारत और इंसान के बीच का कंपैरिजन है कि एक ढस रही इमारत। दीपक भाई सुनो, एक हिंदी कविता लिखी है। एक ढस रही इमारत और एक ढलते हुए इंसान में कई समानताएं होती है। इंसान चाहे वो 2 मंजिला हो या 20 मंजिला, खड़ा रहता है गिरने क्षण तक।
और उस पर आती दरारें जो उसके स्तंभों को खोखला कर रही है किसी को दिखाई नहीं देती। दिखाई देता है तो बस कि उसके खड़े होने से दूसरी ओर के सूरज की छाव तुम तक नहीं पहुंच रही। वो जब तक डटा रहता है अपने परिवार को आसरा देता है, और एक दिन जब दरारें मजबूत हो जाती है इमारतों के इरादों से, तब इमारत गिर जाती है। शुक्रिया, थैंक यू। लेट्स वेलकम बैक आवर होस्ट। आ जाओ DDSRY। दोस्तों, इट कम्स टू द एंड ऑफ 2025। 2025 खत्म होने वाला है, ओपन माइक्स भी खत्म हो गया दोस्तों के। परफॉर्म करते रहिए, ये मत सोचना कभी भी कि भाई 250 भरना पड़ता है, नहीं। एक पॉडकास्ट में जाकिर भाई ने बोला था उस टाइम पे तो 500 रुपये एंट्री फी था। सोचो अपने टाइम पे तो कम है, तो परफॉर्म करते रहो, पे करते रहो और ऐसे ही आते रहो। फॉलो कर लो हैबिटेट को, फॉलो द गियर हो गया, यस दबाया तो फॉलो द गियर हो गया। और दोस्तों के साथ आते रहो। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल द आर्टिस्ट। एक ग्रुप फोटो होगा सभी का, तो सब लोग स्टेज पे आ जाइए।